एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल दिव्यश्री फिजिक्स। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे टर्मिनल वेलोसिटी क्लास 11 का नेक्स्ट लेक्चर। अब कल के लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह से स्टोक्स ने एक राक्षस की स्ट्रेंथ को फाइंड आउट किया, मींस बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट की। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि वही बॉडी अगर वाटर के अंदर किसी भी लिक्विड में फॉल हो रही है तो उसकी स्पीड पे, उसके एक्सेलरेशन पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने वही कल वाला सेम एक बीकर लिया, इसके अंदर वाटर फिल कर दिया, पूरे के पूरे बीकर के अंदर वाटर फिल किया हुआ। जरूरी नहीं है वाटर ही है, कुछ और भी तो हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। हमने कोई भी फ्लूइड डाल दिया, मीन्स कोई भी लिक्विड हमने डाल दिया, ठीक है। अब लिक्विड तो हमने डाल दिया, अब हम डाल रहे बॉडी को। तो यहाँ पर एक हमने स्फेरिकल बॉडी ली, क्लियर। स्फेरिकल बॉडी को इसके अंदर डाल दिया लिक्विड के अंदर। अब कोई भी बॉडी है, स्फेरिकल बॉडी या किसी भी शेप की हो, तो अगर बॉडी है तो उसका वेट तो होगा ना कुछ। तो यहाँ पे इस बॉडी का वेट होगा, और वो वेट कहाँ पर एक्ट करेगा, ऑब्वियसली नीचे की तरफ, मींस सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ, जहां पे अर्थ होती है। तो अर्थ की तरफ, तो वेट कितना हो गया mg, ये हो गया इसका वेट। अब देखो वेट आ गया। अब यहाँ पे जब कोई भी बॉडी पानी में जाएगी, ऑब्वियसली वहां पे रिलेटिव मोशन होगी। कल के लेक्चर में हमने स्टडी किया, अगर रिलेटिव मोशन आ गई मतलब उनकी यूनिटी टूट गई, उनके अंदर एनिमी आ गया है, और वो एनिमी मतलब राक्षस। कौन सा राक्षस? बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स, ड्रैगन आ गया, यह आ गया बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स F, इससे अपोजिट डायरेक्शन में। तो दो फोर्स तो हो गए। अब कुछ और भी एक्ट करेगा इसके ऊपर, बिल्कुल करेगा। अब जैसे ही हम किसी भी ग्लास वगैरह के अंदर कोई भी मटेरियल अगर हम उसके अंदर डालते हैं तो वहां से कुछ पानी बाहर निकलता है, और जितना पानी बाहर निकलेगा वही पानी उस पर एक धक्का मार के जाएगा। मतलब अब वो पानी है, वो क्या कर रहा है, जिससे क्या होता है, हम रियल लाइफ का एग्जांपल लेते हैं। रियल लाइफ के अंदर क्या होता है कि मान लो तुम क्लास के अंदर बैठे हो, कोई बेंच के ऊपर से तुम्हें पकड़ के उठा देगा, तो तुम क्या करोगे, उसको धक्का मारोगे ना। सिमिलरली यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्लास के अंदर जैसे ही हम पानी डालेंगे, पानी डाल के उसको फुल कर दो। अब उस ग्लास के अंदर बिल्कुल थोड़ी सी भी स्पेस नहीं है, और हम डाल रहे उसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट। जैसे ही वो ऑब्जेक्ट जाएगा, अब ऑब्जेक्ट को तो स्पेस चाहिए, स्पेस ग्लास में है नहीं, तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट वहां से पानी को फेंक देगा बाहर। अब पानी क्या बेचारा इतना शरीफ है कि वो उसके अंदर कुछ करेगा ही नहीं, वो क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट को धक्का मारेगा, और उस धक्के को ही हम क्या बोलते हैं, अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट। अब इस लेक्चर को हम बहुत अच्छे से स्टडी कर चुके हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे अपथ्रस्ट कौन सा है, जो इस बॉडी ने जितना स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, उस स्पेस के अंदर जितना लिक्विड था वो लिक्विड इसको अपथ्रस्ट देकर गया, ठीक है। वो लिक्विड उसको क्या दे रहा, अपथ्रस्ट दे रहा। तो यहाँ पे इस बॉडी पे टोटल 3 फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। अब देखो हम बात कर रहे हैं टर्मिनल वेलोसिटी की, और अभी तक टर्मिनल वेलोसिटी का नामो निशान नहीं बताया मैंने, ठीक है। तो अभी बता देते, कोई बात नहीं। देखो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, अगर हम एक वाटर का टब ले लिया, बिल्कुल प्यारा सा छोटा सा, ठीक है। अब उस टब के अंदर हम एक ऑब्जेक्ट लेंगे और उस ऑब्जेक्ट को डाल के छोड़ देंगे, ठीक है। जैसे ही उस ऑब्जेक्ट को डाल के छोड़ेंगे तो शुरू में तो जो वो ऑब्जेक्ट होगा बहुत स्लो मूव करेगा, फिर धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींचेगी, ठीक है। शुरू में डाला तो बहुत स्पीड कम थी, लेकिन ग्रेविटी की वजह से स्पीड बढ़ गई। बट स्पीड बढ़ी तो राक्षस की स्ट्रेंथ बढ़ी, मतलब स्पीड बढ़ गई। अगर स्पीड बढ़ गई तो बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स भी बढ़ गया, ठीक है। तो मतलब फोर्स भी बढ़ गया, स्पीड बढ़ी, फोर्स बढ़ गया। फोर्स बढ़ने से स्पीड वापिस से कम हो गई, ठीक है। मतलब ग्रेविटी क्या कर रही है, ग्रेविटी की वजह से स्पीड इंक्रीज हो रही है, लेकिन जो ड्रैगन है मतलब बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स है, उस फोर्स की वजह से स्पीड
घट रही है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब जितना इंक्रीज हो रही है उतना डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब वेलोसिटी में नो चेंज, वेलोसिटी में नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा वेलोसिटी में। अब जब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, दैट मीन्स उसका एक्सेलरेशन कितना हो गया, जीरो। एक्सेलरेशन जीरो मतलब उसकी वेलोसिटी नो चेंज। नो चेंज मतलब वेलोसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट। और इसी कांस्टेंट वेलोसिटी का हम नामकरण कर देते हैं क्या, टर्मिनल वेलोसिटी। मतलब हम नहीं कर रहे, स्टोक ने कर दिया, ठीक है। स्टोक ने बोला कि एक चीज, ग्रेविटी बोल रही है स्पीड बढ़ जा, ठीक है, लेकिन ड्रैगन उसको पीछे खींच रहा पकड़ के, तो वो बोल रहा है स्पीड घट जा। तो एक बढ़ा रहा है, एक घटा रहा है, तो दोनों के अंदर कुछ टाइम बाद तो बैलेंस होगा। तो जब बैलेंस हो जाएगा तो उस टाइम पे जो वेलोसिटी होगी उसको हम बोलेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। और इसी टर्मिनल वेलोसिटी का डेरिवेशन अब हम स्टडी करेंगे। जो ये वेलोसिटी होगी, इसको स्टडी करने से पहले हम कंसीडर कर लेंगे कि जो डेंसिटी रो है, ठीक है, डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी ऑफ बॉडी। मान लेते हैं कि रो से हमने रिप्रेजेंट कर दिया डेंसिटी ऑफ बॉडी को, और सिग्मा क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ लिक्विड या फ्लूइड बोल दो, डेंसिटी ऑफ लिक्विड या फिर डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जो भी इसमें डाला हुआ है हमने, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि तुम रो को बॉडी की डेंसिटी ही मानोगे, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो, तुम इसको सिग्मा से दिखा दो, इसको रो से दिखा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एफ क्या होगा, एफ होगा बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स, राक्षस का नाम है एफ। टी होगा यहाँ पे अपथ्रस्ट, और डब्ल्यू क्या होगा, वेट, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी की डेफिनेशन आ गई कि व्हेन ए बॉडी इज ड्रॉप्ड इन ए विस्कस फ्लूइड, जब एक विस्कस फ्लूइड के अंदर हम किसी भी बॉडी को ड्रॉप करते हैं, देन फर्स्टली सबसे पहले तो ये एक्सीलरेटेड होगी, अपनी स्पीड इंक्रीज करेगी ड्यू टू ग्रेविटी, एंड देन इट्स एक्सीलरेशन बिकम जीरो। फिर उसका एक्सीलरेशन जीरो मतलब एक ने स्पीड बढ़ा दी, फिर राक्षस ने आके, बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स ने आके उसकी स्पीड घटा दी, तो दैट मीन्स उसका एक्सेलरेशन हो गया जीरो। एक्सेलरेशन जीरो, दैट मीन्स it attains a constant velocity and that constant velocity is known as terminal velocity। ठीक है, तो अब हम इसका एक्सप्रेशन देख रहे हैं। तो देखो एक्सप्रेशन फेस वाले एक्सप्रेशन, ठीक है। तो एक्सप्रेशन देखते हैं। देखो फेस वाला ही एक्सप्रेशन होता है क्या, ये सेम स्पेलिंग होगी उसकी भी। एक्सप्रेशन एक्सप्लेनेशन होता है, गलत बोलता हूँ, ऊपर से उनकी स्पेलिंग भी गलत कर देता हूँ, बट फिर भी कॉन्सेप्ट माइंड में रखता है साइंस के अंदर। तो देखो एक्सप्लेनेशन के अंदर जब कोई भी बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेती है, ठीक है, मींस व्हेन ए बॉडी attains terminal velocity, when a body attains terminal velocity, then net force on body is zero। नेट फोर्स कितना होगा, जीरो। क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी कांस्टेंट होगी मींस उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। ग्रेविटी लग रही है बट उसके अपोजिट दो फोर्स लग रहे हैं,
विस्कस ड्रैगिंग फोर्स और ऊपर से अप थ्रस्ट, ठीक है, मतलब बैलेंस्ड हो गए। तो इस बॉडी पे देखो टोटल फोर्स कितना है, वेट नीचे की तरफ, वेट को मान लो पॉजिटिव, ऊपर की तरफ जा रहा है फोर्स नेगेटिव, अब थ्रस्ट ऊपर की तरफ, ये भी नेगेटिव, इज इक्वल टू 0। तो मतलब वेट इज इक्वल टू फोर्स, कितना होगा, फोर्स प्लस टी। बट यहां पे हमें निकालनी है वेलोसिटी, वेलोसिटी निकालनी है। तो हमें भी नहीं पता अभी तक, तो हमें क्या करना है, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो वरना डायरेक्ट ही पुट कर लो। देखो वेट का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी होता है ना, वेट का फॉर्मूला एम जी। मास की जगह हम लिखेंगे वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। देखो अब डेंसिटी, ये जो वेट है किसका है, बॉडी का वेट है, तो बॉडी की डेंसिटी रो, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी और जी एज इट इज। सबसे पहले ये वाली टर्म सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब वॉल्यूम, बॉडी कैसी है, स्फेरिकल बॉडी है, स्फेरिकल बॉडी का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब रो जी, सोल्व, ठीक है। अब फोर्स, फोर्स तो हमें पता है, ड्रैगिंग फोर्स, पूरा कल का लेक्चर इसी टॉपिक पे था, कितने, 6 पाई ईटा आर वी, लिख दो 6 पाई ईटा आर वी, 6 पाई ईटा आर वी प्लस टी। अब थ्रस्ट, देखो अब ये निकालने की चीज है। अब थ्रस्ट भी क्या होता है, एक तरह से अब थ्रस्ट का मतलब फोर्स होता है। अब फोर्स कौन सा फोर्स, जो लिक्विड इस बॉल ने, ये बॉल किसकी जगह पे आई, लिक्विड की जगह पे। अब मतलब जितना इस बॉल का वॉल्यूम है उतना वॉल्यूम यहाँ पे पहले इसने खाली किया। खाली कैसे किया, यहाँ के पानी को बाहर फेंक दिया, बाहर निकाल दिया। जब पानी बाहर गया तो वो इसको अब थ्रस्ट देके गया, तो जो पानी बाहर निकला उसका वेट लेना है हमें यहाँ पे। तो ये क्या होगा, वेट। टी का मतलब यहाँ पे एक तरह से है, अब थ्रस्ट का मतलब वेट of displaced liquid, weight of displaced liquid। ध्यान रखना डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट, तो यहाँ पे वेट की जगह में वही एम जी, एम डेस मान लो, तो एम डेस की जगह वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अब जो लिक्विड है, लिक्विड की जगह फ्लूइड भी बोल सकते हैं, फ्लूइड है उसकी डेंसिटी है सिग्मा जी। अब इसको मैंने एम डैश मान लिया, इसको वी डैश क्यों नहीं माना, बताओ क्यों नहीं माना, बिकॉज वॉल्यूम तो दोनों का सेम है ना। जितना इस बॉडी का वॉल्यूम हो उतना ही वॉल्यूम तो उसने बाहर निकाला, उतना ही वॉल्यूम उसने खाली किया पानी को बाहर निकाल के, इसलिए वॉल्यूम पे डैश नहीं लगा। बट मास अलग अलग है, क्यों, क्योंकि डेंसिटी अलग अलग है। तो यहाँ पे वॉल्यूम वही 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी, क्लियर। अब हम इसको रब कर लेते हैं, थोड़ा सा हमें स्पेस चाहिए, थोड़ा सा स्पेस। अब देखो दोनों साइड से क्या कैंसिल आउट हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल, क्लियर। और कुछ कैंसिल हुआ, एक आर भी कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे 3 आर है, 2 बच गए, यहाँ पे एक आर है कैंसिल, यहाँ पे भी 3 आर है, 2 बच गए, क्लियर। तो बाकी सारी टर्म अभी के लिए एज इट इज रखो। हमें निकालनी है टर्मिनल वेलोसिटी v, ये v, तो इसको तो एक साइड में रखो और बाकी सारी टर्म एक साइड में। देखो इसको हम एक साइड में रख लेते हैं, 6 ईटा v इज इक्वल टू, अब वो उस साइड में क्या है, 4/3 आर स्क्वायर रो जी। इस टर्म को उस साइड ले जाओ, कितनी हो जाएगी, -4/3 आर स्क्वायर सिग्मा जी, सिंबल, ठीक है। अब देखो यहां से हमने क्या किया, जो चीजें कॉमन निकल रही कॉमन निकालो। सबसे पहले तो 4/3 कॉमन, आर स्क्वायर कॉमन, अंदर आएगा रो माइनस सिग्मा, जी भी कॉमन है भाई, जी भी निकालो बाहर, जी निकल गया। अब 6 ईटा वी, अब इसके डिवाइड में ले जाओ 6 को भी और ईटा को भी, तो बच गया ना वी, हमें वी ही चाहिए था। कैंसल आउट कर दो, 2 से ये कैंसल आउट और 3, तो v आ गया 2
डिवाइड बाई 3 इंटू 3 9, यहाँ पे है आर स्क्वायर, अंदर है रो माइनस सिग्मा जी और डिवाइड बाई ईटा, ईटा ईट, ठीक है, ब्रिक्स वाली ईंट। तो ये आ गई टर्मिनल वेलोसिटी का डेरिवेशन। इजी है, बहुत इजी है। और इसी तरह से हमने डेरिवेशन तो कर लिया, अब हम इसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं। बहुत इजी इजी न्यूमेरिकल्स होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वाले, ठीक है। तो इसके न्यूमेरिकल्स देखते। फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने क्या दिया है, 2 आइडेंटिकल ड्रॉप्स, 2 ड्रॉप्स है, कैसी है, आइडेंटिकल है, एक जैसे बिल्कुल, ठीक है, जुड़वा बहनी है। अब 2 identical drops of water are falling through air with a steady velocity of 10 centimeter per second। मतलब 2 जुड़वा बहनी है, वो वाटर के अंदर फॉल हो रही है और उनकी वेलोसिटी भी एक जैसी है। मतलब खुद की शकल एक जैसी है, सीरत एक जैसी, सूरत और सीरत दोनों एक जैसी है। ऊपर से पानी में गिर गई और गिरने के बाद भी उनकी स्पीड एक जैसी रहती है, और वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब फिर तो ये टर्मिनल वेलोसिटी हो गई। तो इन्होंने सबसे पहले क्या दिया है, टर्मिनल वेलोसिटी, लिख लो, टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये तो छोटी छोटी जुड़वा बहनों की ड्रॉप्स की वेलोसिटी है, उसको मान लो टी, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है, इफ ड्रॉप्स कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल ड्रॉप्स, मतलब अगर दोनों ड्रॉप्स को मिलाकर हम एक ड्रॉप बना दें, मतलब दोनों बहनों को रस्सी से बांधो, वो एक बन गई ना। सिमिलरली यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो 2 ड्रॉप्स थी, इन दोनों ड्रॉप्स को मिलाकर हमने एक बड़ी वाली ड्रॉप बना दी है, ठीक है। कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल ड्रॉप, व्हाट वुड बी द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ सिंगल ड्रॉप। इसकी टर्मिनल वेलोसिटी मान लो वीटी डैश है, इसकी वीटी है और इसकी वीटी डैश है। तो इसकी टर्मिनल वेलोसिटी बताओ कितनी होगी, कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ छोटी छोटी ड्रॉप्स की टर्मिनल वेलोसिटी दे दी और बड़ी वाली ड्रॉप्स की टर्मिनल वेलोसिटी हमसे पूछ ली। तो इसके अलावा तो कुछ नहीं दिया ना, पक्का कुछ नहीं दिया, कुछ तो दिया होगा ना। तो इन्होंने कहा 2 आइडेंटिकल ड्रॉप्स कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल ड्रॉप। दूसरी चीज ये दी हुई है, मतलब कोई वेस्टेज नहीं है, 2 ड्रॉप से एक बड़ी ड्रॉप्स बन गई। तो क्या चीज सेम रहेगी, 2 ड्रॉप्स और एक ड्रॉप, मतलब उनका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम रिमेन्स सेम, लिख दो नीचे, वॉल्यूम रिमेन्स सेम। वॉल्यूम सेम रहेगा तो छोटी छोटी 2 ड्रॉप्स का वॉल्यूम कितना होगा, एक ड्रॉप का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 2 का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 2, और एक बड़ी वाली ड्रॉप का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, उसकी रेडियस भी क्या होगी, बड़ी वाली होगी। अब देखो 4/3 से 4/3 पाई कैंसल आउट, यहाँ पे क्या बच गया, 2r क्यूब, और इस साइड बच गया r क्यूब। हमें चाहिए एक r की वैल्यू, यहां से निकाल लो r, तो मीन्स 2 की पावर 1/3 और r बच गया सिंपल। तो ये आ गई बड़ी वाली ड्रॉप की रेडियस। देखो इस आगे क्वेश्चन समझाने से पहले मैं एक पॉइंट क्लियर कर देती हूँ। जब भी कभी ऐसा दिया हो ना कि बहुत सारी चीजें मिलकर एक चीज बना रही है, तो उनका वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहेगा जब तक कि वो ये नहीं बोलते कि वहां पे कोई वेस्टेज हो रही है। मतलब मे बी इन ड्रॉप्स में से थोड़ा थोड़ा पानी निकल के नीचे गिर गया हो, या फिर थोड़ा सा पानी हमने ऐड कर दिया, बट वो स्पेशल केस होगा, वो मेंशन करेगा। अगर नहीं कर रहा है 99.99% केसेस में वो बताएगा ही नहीं, वो सिंपल बोल देगा कि इतनी ड्रॉप्स से उसे एक बना दी, ठीक है, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। और वहां से हमें मोस्टली टाइम रेडियस निकालनी पड़ती है, बाकी फिर भी डिपेंड करता है कि क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या है। तो हमने रेडियस तो निकाल दी। अब देखो इसके सॉल्यूशन के अंदर हम चलते हैं। सॉल्यूशन में देखो जो टर्मिनल वेलोसिटी है, टर्मिनल वेलोसिटी रेडियस पे डिपेंड करती है, ठीक है। बाकी सारी चीजें तो हमें कुछ भी नहीं दिया है, ना हमें विस्कोसिटी पता है, ना हमें डेंसिटी पता है, सिर्फ पता है तो रेडियस।
तो इसका मतलब टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर। ये छोटी वाली टर्मिनल वेलोसिटी है, जुड़वा बहनों वाली, मतलब छोटी ड्रॉप्स की। और अब ये वाली टर्मिनल वेलोसिटी डैश वाली है, बड़ी ड्रॉप्स की वेलोसिटी। ठीक है, ये आ गया। हमें निकालना है वीटी डैश। कैसे निकालेंगे, दोनों को डिवाइड कर दो। ठीक है, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। क्लियर, डिवाइड कर दो। वीटी डैश डिवाइड बाई वीटी इज इक्वल टू आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अरे मैम, यहाँ पे तो प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल था, वो कहाँ गया? अब प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल अगर हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट तो दोनों के अंदर सभी में सेम ही है ना, तो कांस्टेंट से कांस्टेंट कैंसल। हमें निकालना है वीटी डैश इज इक्वल टू वीटी आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करो। वीटी की वैल्यू कितनी है? टर्मिनल वेलोसिटी छोटी वाली ड्रॉप की 10। आर स्क्वायर कितना है? इसका स्क्वायर, आर की वैल्यू है 2 की पावर 1/3 आर, और नीचे आर, और इस पूरे का है होल स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर हम इकट्ठा भी लिख सकते हैं स्क्वायर। आर से आर कैंसल, तो यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास? 10 इंटू 2 रेज टू द पावर 1/3 आंसर आ गया। अब 2 रेज टू द पावर 1/3, अब इसकी वैल्यू हमारे पास कहां से आएगी? देखो, वैसे तो हमें नहीं पता होता, सीरियसली बताऊं तो, कि इसको निकालने का वैसे मैथ्स के अंदर मेथड होता है, लेकिन हम इतना बड़ा मेथड यहाँ पे नहीं लगा सकते हैं, तो थोड़ा सा तो हमें अंदाजा लगाना पड़ता है। वरना तो देखो, एक ऑप्शन तो है कि अगर थ्योरेटिकल आता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के अंदर तुम इसको एज इट इज करके छोड़ दो, इतनी टर्मिनल वेलोसिटी मिल गई मीटर पर सेकेंड, मार्क्स नहीं कटेंगे। बट तुम्हें फिर भी करना है, तो यहाँ पे पावर है 3, पावर 3 है, तो सोच के देखो कि किसकी क्यूब है, वो 2 के अराउंड होती है। ठीक है, अब एक मेथड क्या होगा कि हम इसको सिंपली अपना हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करके देखेंगे। तो यहाँ पे 1.59, जब 1.59 होते हैं, इसकी अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 1.59 मल्टीप्लाई बाय 1.59, तो ये आता है 2। क्लियर करके देख लो, और मल्टीप्लाई में 10। ठीक है, अब यहाँ पे वीटी डैश कितना आ जाएगा? 15.9। आंसर सेंटीमीटर में है, तो फिर सेंटीमीटर में आंसर आएगा हमारे पास, यहाँ पे मीटर में नहीं आएगा, सेंटीमीटर में। ध्यान रखना, इसका 1 मार्क्स मिलता है। ठीक है, कि सेंटीमीटर में आंसर है तो सेंटीमीटर में लिखो, तो यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ बिगर ड्रॉप।